पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद अब पूरा देश ये इंतजार कर रहा है कि भारत किस तरीके से रिटेलिएट करेगा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके और बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को ये संदेश दिया था कि भारत पाकिस्तान के अंदर डीप जाके स्ट्राइक कर सकता है। पर पहलगाम हमले के बाद ये बात साबित हो चुका है कि इन सारे एक्शन से पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और पाकिस्तान मिलिट्री और आईएसआई मिल करके ऐसे घिनौने एक्शंस भारत के खिलाफ आगे भी लेते रहेंगी। पाकिस्तानी आतंकवाद को रोकने का अब बस एक ही तरीका है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली इतना ज़्यादा कमज़ोर, इतना ज़्यादा बर्बाद कर दिया जाए कि पाकिस्तान ऐसे किसी एक्शंस को अफोर्ड ही ना कर पाए। भारत को ज़रूरत है एक कंसिस्टेंट पाकिस्तान पॉलिसी बनाने की, जिसमें हम क्लियरली ये मेंशन करें, ये गोल बनाएं कि अगले 10 से 15 साल में हम किस तरीके से धीरे धीरे पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। पाकिस्तान एक ऐसी बीमारी है जिसका फाइनल ऑपरेशन करने का अब समय आ गया है। अब हम जानेंगे कि भारतीय सेना किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट करने वाली है। भारतीय सेना 3 तरीके से या 3 लेवल्स में पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकती है, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। ये सबसे कम इंटेंसिटी से शुरू होगा और जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेंगे वॉर की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। हमें ये समझना होगा कि हम जैसा भी अटैक पाकिस्तान के ऊपर करते हैं, पाकिस्तानी सेना उसी का प्रोपोर्शनेट अटैक हमारे ऊपर भी करने की कोशिश करेगी। और इस वक्त यूएस और चाइना के बीच चल रहे टैरिफ वॉर की वजह से भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है अपने इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की। तो हमें अपना हर एक कदम इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिक और मिलिट्री तीनों एंगल से सोच करके चलना होगा, वरना पाकिस्तान खुद तो बर्बाद है ही, लेकिन एक ऑल आउट वॉर या लॉन्ग टर्म वॉर में फंसने की वजह से इंडियन इकोनॉमी जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसे भी चोट पहुँचेगी। शुरुआत करते हैं लेवल 1 रिस्पॉन्स से। पहले लेवल में भारत पाकिस्तान में बने सभी टेरर लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग सेंटर्स को आइडेंटिफाई करेगी। रॉ ने भारत पाकिस्तान एलओसी के पास करीब 42 टेरर लॉन्च पैड्स को आइडेंटिफाई किया है और उनका लिस्ट सरकार को दे दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अन्य कई बड़े बड़े शहर और उनके आसपास बड़े बड़े ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं जहां इन टेररिस्ट को पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है। भारत का सबसे पहला निशाना होगा टेरर लॉन्च पैड्स जो कि हमारी सीमा के पास ऑपरेट करते हैं। भारत के पास पृथ्वी सीरीज़ के लैंड टू लैंड मिसाइल हैं जिनका रेंज 350 किलोमीटर तक का है। यानी भारत अपनी सीमा से इन लैंड टू लैंड मिसाइल को लॉन्च करके पाकिस्तान के जितने भी टेरर लॉन्च पैड्स सीमा के आसपास हैं उन सब को तबाह कर सकता है। कई न्यूज़ एजेंसीज़ ने ये रिपोर्ट किया है कि भारत में इजराइल और अमेरिका से एक एरोप्लेन भर के कुछ सामान आया है। कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन एयरफोर्स प्लेन के अंदर इजराइल ने और अमेरिका ने प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स भारत को दिए हैं। वैसे भारत के पास ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल हैं जिन्हें वो सुखोई प्लेन्स के ऊपर अटैच करके उन्हें फायर कर सकता है। इसके अलावा भारत के राफेल्स के अंदर स्कैल्प मिसाइल भी हैं जिनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। इन मिसाइल का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान के जो अंदर के शहरों में बड़े बड़े टेररिस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको स्ट्राइक करने के लिए कर सकता है, जिससे कि ये पूरा जो टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम तबाह कर दें। ये एक ऐसा चोट होगा जिसके बाद इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रिकवर करने में करीब 2 से 3 साल का वक्त तो लग ही जाएगा। पर इन आतंकवादियों को मार करके पाकिस्तान सुधर जाएगा और उसकी सेना भारत के खिलाफ साजिश रचना बंद कर देगी, ये सोचना गलत होगा। इसके लिए हमें एक और बड़े लेवल का रिस्पांस चाहिए जिसे हम लेवल 2 में कवर करेंगे। इन सभी एक्शंस के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारत इन मिलिट्री एक्शंस के पैरेलल में रॉ को खुली छूट दे चुका है। पीएम मोदी ने ये साफ साफ कहा है कि हम सिर्फ आतंकवादियों को नहीं बल्कि उनको संरक्षण देने वालों के ऊपर भी हमले करेंगे। और जब तक हम इन आतंकवादी हमलों के पीछे बैठे मास्टरमाइंड्स को ढूंढ करके मार ना गिराए तब तक हमारा कोई भी मिशन अधूरा रहेगा। हमें यहाँ मोसाद से सीखने की ज़रूरत है। इजराइल का खुफिया एजेंसी मोसाद जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो उसने हमास के जितने भी मास्टरमाइंड्स थे, वो चाहे गाज़ा में छुपे हों, लेबनान में छुपे हों या जाके ईरान में छुपे हों, मोसाद ने सबको एक एक करके ढूंढा, एक एक करके अलग अलग तरीक़ों से सबको मार गिराया। भारत के जितने भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, हाफिज़ सईद, मौलाना मसूद अज़हर
और इनके जितने भी हैंडलर्स हैं जो कि इन हमले और इनसे पहले हो चुके हमलों में शामिल रह चुके हैं, एक एक करके सबको ढूंढ ढूंढ के कुत्ते की मौत मारना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर अगले कुछ महीने या अगले कुछ सालों में आपको ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि कुछ अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्मी जनरल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी कहीं मार गिराया, तो ये सुनकर हैरान मत होइएगा। लेटेस्ट खबरों की माने तो चाइना ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल पहुंचाना शुरू कर दिया है। चाइना ने पाकिस्तान को रातों रात PL-15 मिसाइल का पूरा खेप डिलीवर कर दिया है। अब चलते हैं लेवल 2 की तरफ। दूसरे लेवल में भारत का निशाना होगा पाकिस्तानी सेना का हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट्स। इनमें आते हैं पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के बेसेस और हेडक्वार्टर्स। हमारे लिए सबसे बड़ा हाई वैल्यू पाकिस्तानी टारगेट है रावलपिंडी में मौजूद पाकिस्तानी आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर GHQ। रावलपिंडी की दूरी हमारे सीमा से महज 328 किलोमीटर है। पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर को धूल में मिलाने के लिए हमारे पास 2 हथियार है। पहला है स्कैल्प मिसाइल, जो कि हमारे नए फाइटर जेट डसॉल्ट रफाल में अटैच होता है और जिसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर है। यानी अगर हम रफाल को अपनी सीमा में रहते हुए भी इस मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो ये सीधे जाके रावलपिंडी के ऊपर अटैक कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास ब्रह्मोस ER वेरिएंट भी है। ये ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है, जिसे हम अगर सुखोई में अटैच करके फायर करते हैं तो इसका रेंज भी 500 किलोमीटर है। यानी ये भी हमारी सीमा में रहते हुए हम इस ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तानी हेडक्वार्टर को उड़ा सकते हैं। पर इस एक्शन के तुरंत बाद पाकिस्तान हमारे ऊपर रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान अपनी सीमा के पास मौजूद जितने भी एयर बेसेस है वहाँ से F-16 फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल करेगा और ये हमारी सीमा में आ करके हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तान के अमेरिकन मेड F-16 फाइटर जेट में AMRAAM नाम का मिसाइल होता है, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, पर इसकी रेंज काफ़ी कम है। इसीलिए पाकिस्तान ने चाइना से PL-15 नाम के एयर टू एयर मिसाइल को मंगाया है, जिसकी रेंज लगभग चाइना क्लेम करता है कि 300 किलोमीटर है। पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक फाइटर जेट पे हमला करने के लिए इसका जो इफेक्टिव रेंज है वो सिर्फ 200 किलोमीटर के करीब है। इन पाकिस्तानी जेट्स के हमले को रोकने के लिए भारत अपने रफाल फाइटर जेट्स को भेजेगा, जिसमें कि एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर मौजूद है, जो कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा के रेंज में फायर करके किसी भी फाइटर जेट को तबाह कर सकता है। इसके अलावा भारत सुखोई फाइटर जेट्स को भी भेजेगा, जिनमें भारत में ही बने अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं, जो कि 110 किलोमीटर तक जा करके किसी भी पाकिस्तानी फाइटर जेट, फिर चाहे वो F-16 हो या JF-17 हो, उन्हें रोक सकते हैं। पाकिस्तान में हमारा अगला हाई वैल्यू टारगेट होगा कराची में मौजूद नेवल बेस। 1971 में भारत ने कराची नेवल डिपो को तबाह कर दिया था और यहाँ मौजूद ऑयल डिपो पे इतने मिसाइल मारे थे कि यहाँ पे लगे आग को बुझाने में 3 दिन लगा था। इंडियन नेवी ने अपने INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और कई सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस डिस्ट्रॉयर्स को अरेबियन सी में तैनात कर दिया है। पाकिस्तान के पास इतना कम फ्यूल होता है कि उसकी सेना 10 दिन से ज़्यादा अपने करंट सप्लाईज़ के साथ वॉर नहीं लड़ सकती है। अगर हमने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, वहाँ मौजूद पाकिस्तान के ऑयल डिपोज़ को बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान का एक नेवल ब्लॉकेड कर दिया, तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। अफ़गानिस्तान के तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई मिलना मुश्किल है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की नंबर 1 दुश्मन है। और दूसरी तरफ अगर ईरान से पाकिस्तान मंगाना चाहे अपने ऑयल और एनर्जी नीड्स को, तो वहाँ बलोच लिबरेशन आर्मी वहाँ जितने भी हाईवेज़ है उन सब पे अटैक करके पूरे लॉजिस्टिक्स को ऑलरेडी ठप कर चुकी है। तो कुल मिला के एक चाइना ही है जो अपनी सीमा से पाकिस्तान को सप्लाईज पहुँचा सकता है। चाइना जानबूझ के पाकिस्तान को खड़ा रखना चाहेगा, क्योंकि ये युद्ध जितना लंबा घिसता है भारतीय अर्थव्यवस्था को उतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है और चाइना को इससे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ ही दिनों पहले एप्पल कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि उनके लॉन्ग टर्म प्लानिंग में है कि जितना भी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना में करते थे वो सब को अब वो उठा करके भारत में लाने वाले हैं, और इन सब से चाइना बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। इन बैटल सिनेरियोज़ को सुन करके बहुत सारे लोगों के मन में ये आइडिया आ रहा होगा कि क्यों ना भारत
आगे बढ़ के पहले ही पाकिस्तान के सारे एयरफोर्स बेसिस पे अटैक करके उनको तबाह कर दे, ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स टेक ऑफ ही ना कर पाए और कभी भारत से लड़ ही ना पाए। ठीक ऐसा ही सोच करके पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में भारत के ऊपर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था और भारत के वेस्टर्न कमांड में मौजूद जितने भी एयर बेसेस हैं सबको तबाह करने की कोशिश की थी। पर इसके परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तान के ऑन गोइंग अटैक्स के बावजूद भी अपने एयर बेसेस को रिपेयर कर लिया था, क्योंकि एयर बेसेस में मौजूद ज़्यादातर फाइटर जेट्स हैंगर्स के अंदर सुरक्षित होते हैं और ऊपर से बम गिराने पर अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, और वही बॉम्बिंग की वजह से जो रनवेज डैमेज होते हैं उन्हें बहुत जल्दी रिपेयर कर लिया जाता है। हम कभी भी दुश्मन के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इससे दुश्मन इतना ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा कि वो हमारे ऊपर रिटेलिएट ना कर पाए। हमें हमेशा उसके रिटेलिएशन के लिए तैयार रहना होगा। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने भी अमेरिका के हवाई में मौजूद पैसिफिक फ्लीट के बेस के ऊपर एक बहुत ताबड़तोड़ हमला करके उनके सारे शिप्स को डैमेज कर दिया था, और जापान को लगा था कि यूएसए कभी भी इससे उभर नहीं पाएगा, तो जापान को अपने समुद्र से कोई खतरा नहीं होगा। पर यूएसए ने बहुत जल्दी अपने शिप्स को रिपेयर कर लिया था और उसके बाद आप सब जानते हैं कि क्या हुआ था। इसीलिए कराची पोर्ट और नेवी बेस को तबाह करने के बाद हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि पाकिस्तानी सबमरीन्स भारत के कई सारे नेवी के पोर्ट्स और कमर्शियल पोर्ट्स के ऊपर अटैक करने आएंगे। इन सबमरीन के अटैक्स को रोकने के लिए भारत ने अमेरिका से PA टाइप पोसाइडन विमान खरीद के रखे हैं, जिनको सबमरीन हंटर कहा जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेवल 3 की, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऑल आउट वॉर हो सकता है। इस केस में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और भारत को बहुत सोच समझ के आगे यहाँ से बढ़ना होगा। पर मैं आपको वो पूरा सिनेरियो कैसा होगा ये डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा अगले वीडियो में। हमारा चैनल काफ़ी दिन से इनएक्टिव चल रहा था, इसीलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसमें कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो एल्गोरिदम में ऊपर आ सके और बाकी लोग भी इस वीडियो के ज़रिए जानकारी प्राप्त कर सकें। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।